नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन अ सर्टेन ट्रांसमिशन लाइन which was not correctly terminated, a maximum RMS voltage of means Vmax यहाँ पे दिया हुआ है 30 वोल्ट and measured a point and minimum RMS reading of 20 वोल्ट और Vmin दिया हुआ है यहाँ पे 20 वोल्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैंने ट्रांसमिशन लाइन वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होता है वो S इक्वल्स टू होता है V मैक्स अपान V मिन या फिर I मिन अपान I मैक्स। ये होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में अगर आप इसे प्लेस करें तो V मैक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30 और V मिन की वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो टोटल इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1.5। दोस्तों ये उस केस में लगेगा जब हमें मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज दिया रहेगा तब। अब वैसा कि जैसा का आपको पता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो S इक्वल्स टू होता है 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपान 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये होता है बेसिकली फॉर्मूला स्टैंडिंग वेव रेशियो का, जब अगर आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया हो तब। और आपको ये स्टैंडिंग वेव रेशियो अगर निकालना हो तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर आपको वोल्टेज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दी गई है तो उस केस में आपको वी मैक्स अपान वी मिन लगाना है। या फिर आपको कोई वेव फॉर्म दे दिया हो और उसका पूछे कि इसका स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटेड इन वेवगाइड। वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करती है। तो वेवगाइड में दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स बट डू नॉट ट्रेवल अलोंग देम। जो वेवगाइड के वॉल्स होते हैं इसके अलोंग ट्रेवल नहीं करते, इसके अलोंग ट्रेवल नहीं करते, इस वेवगाइड के वॉल से रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर ट्रेवल करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, वेवगाइड के दीवालों के साथ वो ट्रेवल नहीं करते, वो उससे रिफ्लेक्ट होकर के ट्रेवल करते हैं। ये वेवगाइड का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेवगाइड में कैसे ट्रेवल करते हैं, उनके रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स बट डू नॉट ट्रेवल अलोंग देम, उनके साथ नहीं जाता, उनसे रिफ्लेक्ट होकर के ही वेव जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रैप इज वेयर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 R। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और ये सारे दोस्तों मास्केबल इंटरप्ट है। दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को इंटरप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरे टेबल को फॉलो किया होगा तो मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो आप इंटरप्ट से कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आपका यहाँ पे रिवाइज भी हो रहा है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकेंगे। दोस्तों मैंने इंटरप्ट के बारे में इतनी बार बता दिया है कि आप उस पर क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते, आप उसका आंसर करेक्ट जरूर दे के आएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। दोस्तों एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड पता होगा कि 1 0 0 1 0 1 0 0 इनका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले 1s कॉम्प्लीमेंट ले फिर उसमें 1 ऐड कर दे, ये आपको पता होगा। तो 1 इसमें ऐड कर दे, तो पहले इसका अगर 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 का 1 1 का 0, ये हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो 2s कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कैसे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। दोस्तों 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए
अगर कोई भी बाइनरी डिजिट आपको दिया गया है तो आप पीछे से स्टार्ट करें और जहाँ तक जीरो आपको मिले, जहाँ तक आपको जीरो मिले वहाँ तक आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद जैसे आपको वन मिले, उसके बाद जैसे आपको वन मिले उसको छोड़ के उसके बाद सबको क्या कर देना है, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, वन जीरो का वन कर देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इधर जीरो से आप निकले, पहला जीरो मिला, फिर जीरो मिला, फिर एक वन मिला। इस वन जैसे ही एक वन मिल गया आपको, उसके बाद इन सारे जो आपको बचे 0 1 0 0 1 इनको आप लिख देंगे 1 0 1 1 0। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 2s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के एग्जामिनेशन में। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का डायरेक्टली। अब जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन दिया, जैसे सपोज करें ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और बोल दे इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दोस्तों इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहला जीरो मिल गया, दूसरा जीरो मिल गया, जब तक जीरो मिल रहा है हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। फिर एक हमें क्या मिल गया, इसका वन मिल गया, राइट, एक इसका हमें इसका वन मिल गया। अब इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी उसको हमें चेंज कर देना है। इसके बाद जो अगला वन है उसका जीरो कर देना है, जो जीरो है उसका वन कर देना है, फिर 1 1 1 है तो वो 0 0 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट किसका, इसका हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। प्लीज़ आप उसी ट्रिक से, जैसे मैंने आपको बताया उसी ट्रिक से आप इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये 2s कॉम्प्लीमेंट का ट्रिक समझ में आया और आप इसे आसानी से कर पा रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वाई इज फैन आउट वेरी हाई फॉर मॉस लॉजिक गेट। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट का जो फैन आउट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, वो सिर्फ इसीलिए ज़्यादा होता है कि जो उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है, मॉसफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका फैन आउट ज़्यादा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाई इनपुट इम्पीडेंस किसका, मॉसफेट का। हाई इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉसफेट का, जिसका हम लोग हाई फैन आउट में यूज करते हैं। बेसिकली हाई फैन आउट होता क्या, हाई फैन आउट ये होता है दोस्तों कि एक अगर ये यहाँ पे कोई मॉसफेट है उससे कितने टर्मिनल पे आप आउटपुट सिग्नल दे सकते हैं, कुछ इस टाइप का होता है हाई फैन आउट। हाई फैन इन, फैन आउट फैन इन आपने लॉजिक गेट्स में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना है कि हाई फैन आउट मॉसफेट में इसलिए होता है क्योंकि उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ गिवन ट्रांसमिशन लाइन हैज़ एन इनपुट इम्पीडेंस ऑफ 900 व्हेन द लोड एंड इज ओपन सर्किटेड। व्हेन द लोड एंड इज ओपन सर्किटेड मतलब जब हमारा ओपन सर्किट है लोड एंड, तो हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कितना है दोस्तों, 900। मीन ZOC की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 900 मिल गई। और दोस्तों सेम मैनर में इन्होंने बाद में बोला है व्हेन द लोड एंड इज शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पीडेंस इज 400 ओम। और जब इनपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किटेड है तो हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस है, जब आउटपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किटेड है तो इनपुट इम्पीडेंस क्या है, 400 यहाँ पे दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि Z0 इक्वल्स टू रूट ऑफ Z ओपन सर्किट मल्टीप्लाइड बाई Z शॉर्ट सर्किट। ये आपको फॉर्मूला पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना हो, अगर आपको दिया गया हो ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस दिया गया हो तो इस केस में इस फार्मूला में अगर हम इसे प्लेस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा रूट ऑफ 900 मल्टीप्लाइड बाई 400 मीन्स रूट ऑफ 3600। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका 3600 रूट ऑफ 3600 का आप अगर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600। 600 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम DMA रिफर्स टू। DMA दोस्तों हम क्यों माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता है अगर हमको मेमोरी से IO को मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, DMA कंट्रोलर की यूज पड़ती है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में DMA कंट्रोलर क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस जब भी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस, इनपुट या आउटपुट डिवाइस जब भी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है तो उस केस में हमें डीएमए कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही क्लियरली मैंने आपको इसके मोड्स के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में मैंने माइक्रो प्रोसेसर वाले चैप्टर में बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझाया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिक्रीजेज द कैरियर फ्रीक्वेंसी विल बी। दोस्तों बेसिकली होता क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में अगर जस्ट सपोज करें कि हमारा ये मैसेज सिग्नल ये है, मैसेज सिग्नल हमारा ये है, इसको हमें ट्रांसमिट करना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू। तो इस पर दोस्तों जो कैरियर सिग्नल अप्लाइड करता है उसमें जो चेंजिंग आती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर इसकी एम्पलीट्यूड कम है तो उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, और जैसे ही इसकी एम्पलीट्यूड दोस्तों बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिर इसकी घट जाएगी। इस टाइप के मॉड्यूलेशन टेक्निक को दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक बोला जाता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, कैसे घट रही है, बढ़ रही है? तो दोस्तों ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के थ्रू घटता और बढ़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर बताया था आप लोगों को, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बढ़ा मतलब वोल्टेज बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और जैसे ही आपका वोल्टेज घटा फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, घट गई। तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होता है, इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का यूज होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो यहाँ पे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिक्रीजेज, मीन्स एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज करेगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस केस में अगर यहाँ पे रहता कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा उसको रिप्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक था मॉड्यूलेशन टेक्निक का। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ हाईएस्ट, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के पास सबसे ज़्यादा करंट गेन होता है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए दोस्तों। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को वोल्टेज बफर भी बोला जाता है, वोल्टेज बफर एंड वोल्टेज फॉलोअर बोला जाता है, क्योंकि वोल्टेज गेन जो इसका होता है दोस्तों वो यूनिटी होता है। वोल्टेज गेन इसका यूनिटी होता है, लेकिन जो इसका करंट गेन होता है वो हाईएस्ट होता है सभी अदर कन्फिगरेशन में। और इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस होता है करंट कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के केस में, और लोवेस्ट आउटपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के केस में। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सबकी प्रॉपर्टीज़ अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऊपर का आई बटन दबा के बीजेटीज़ के लेक्चर देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर वीडियो करियर एंड साउंड करियर रिस्पेक्टिवली इन केस ऑफ टीवी सिग्नल। दोस्तों वीडियो के ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली यहाँ पे एएम सिग्नल का यूज होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का यूज होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपने पढ़ा होगा वेस्टिजियल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड का यूज करके हम लोग ये वीडियो ट्रांसमिशन होता है। लेकिन जब बात होती है उसके उस वीडियो का जो ऑडियो पार्ट होता है, ऑडियो इन द साउंड पार्ट होता है, वो ट्रांसमिट होता है एफएम सिग्नल के थ्रू। तो जो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टीवी सिग्नल्स के लिए, एएम और एफएम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करके दोस्तों टीवी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा जनरल नॉलेज के तौर पे भी, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हेन द फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, जब भी फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा एंड केप्ट इन डार्क रूम, ठीक है दोस्तों। बेसिकली फोटो डायोड होता क्या है, जैसा कि आपको पता है फोटो डायोड एक ट्रांसड्यूसर है जो कि लाइट एनर्जी को करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट या वोल्टेज। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ये कम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। दोस्तों जो फोटो डायोड का सिंबल होता है वो सेम एज डायोड के जैसा होता है, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये रिवर्स
ये एलईडी के केस में दोस्तों ये जो लाइट एलईडी क्या करता है, लाइट इमिट करता है, तो ये एलईडी का सिंबल हो जाता है जो कि फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। लेकिन फोटो डायोड का जो सिंबल होता है वो सेम एज एलईडी होता है, लेकिन ये जो लाइट की रे होती है ये रिवर्स हो जाती है, क्योंकि लाइट की रे रिवर्स हो जाती है और ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। इस लाइट के सिग्नल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड के केस में। तो फोटो डायोड दोस्तों रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, इस पॉइंट को याद रखिए, और इसका जो सिंबल है उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी लोग एलईडी और फोटो डायोड के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है फोटो डायोड का सिंबल। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है कि अगर फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है और डार्क रूम में रख दिया गया है, डार्क रूम मतलब कि कोई भी लाइट उस पर नहीं पड़ रही है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस करेस्पॉन्ड टू, उस केस में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो करता है डार्क रूम के केस में अगर फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया जाए और रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के बाद उसको डार्क रूम में रख दिया जाए, तो एक माइन्यूट करंट जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट उस टाइम पे फ्लो करता है, जीरो करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए कि अगर डार्क रूम है कोई उस पर लाइट नहीं पड़ रही है तो कोई करंट वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, जी नहीं, वो रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ही माइन्यूट इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर तक की वो करंट फ्लो करता है उस केस में। तो ये फोटो डायोड के बारे में मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा समझ में ज़रूर आए होंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में बहुत ही डिटेल से ये जोर बोल के बोला था कि कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बीच में डिफरेंस से क्वेश्चन आता है। इन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कॉम्बिनेशनल सर्किट के केस में जैसा कि दोस्तों आपको पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आउटपुट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का। अगर दोस्तों बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट के केस में उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो कि फीडबैक में कनेक्टेड होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के। अगर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की बात करें तो इसके एग्जांपल दोस्तों हो जाएंगे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, ये सब एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का। अगर दोस्तों सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करें तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एग्जांपल हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, लैच एंड रजिस्टर्स, ये सब क्या काउंटर्स, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर ऐसे सर्किट्स को बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर इसको ब्रेक किया जाए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे देखा जाए तो आप देखेंगे ये कुछ इस फॉर्म में कनेक्ट होता है। ये बेसिकली तीनों कैपेसिटेंस जो हैं पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट। ऐसे अगर आपको कहीं भी कोई भी सर्किट दिखे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों कैपेसिटेंस आपको पैरेलल में दिखेंगे। आप अगर जस्ट इसको पकड़िए और थोड़ा सा खींच लीजिए, इधर खींच लीजिए, देखेंगे आप ये इसके इधर आ जाएगा पैरेलल में। सेम मैनर में यहाँ पे भी ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। थोड़ा सा आप अगर इसका एनालॉजी करेंगे तो ऐसे सर्किट्स, ऐसे एलिमेंट जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड पैरेलल में कनेक्टेड है। और आपको पता है कैपेसिटेंस के केस में पैरेलल में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो उनको सिंपली क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। ठीक है, उनको सिंपली ऐड करना रहता है, तो आंसर आ जाएगा इसको 15 माइक्रोफैरड। अब दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया है, मे भी कुछ और क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस दे दे, इंडक्टेंस दे दे, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी ऐसे क्वेश्चंस का होता है। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, ये क्लास मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
आप वहाँ से जा कर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूँ और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।